So let us continue today's class. In the last class, I was discussing some definitions, convex hull and convex polyhedron. I think definitions are clear. सबको समझ में आ गई थी? क्यों भाई? In the last class, we have discussed convex hull. बताइए क्या था? What is convex hull? Who will explain? Convex hull. मारूफ आलम, याद है कुछ? कैसे बताया था? If you have some set. Sir, the small. हाँ. Yes. Sir, the small convex set containing X is called convex hull. Smallest convex set containing the set, है ना? It's a convex Yes. hull. Yes. A collection of all linear convex combinations, है ना? That is convex hull. Convex polyhedron को भी हम convex hull कह सकते हैं. ये काफी थ्योरम थी, है ना? So I told you कि if you have some region which is non-convex, you can convert that into convex, है ना? फिगर भी बताई थी मैंने आपको. कोई भी फिगर ले लीजिए, like ये you can take this two concentric circles. You are taking only this part is filled. जी साकिब उस्मानी. सर एक एक्सट्रीम पॉइंट का डाउट पूछना है. अच्छा, let me explain this and then I will come to the doubt. So this is convex. Okay, This is your set. Suppose it is your x. So your convex hull generated by x will become what? You will take the interior part also. Means इसी में अगर हम interior part और include कर लें, so it will become a convex hull of this two concentric circles. Okay. So now the set is not convex, but this is a convex. It is a smallest convex set. So it was the definition of convex hull. Yes, साकिब उस्मानी बताइए क्या डाउट है? जी साकिब, एक्सट्रीम पॉइंट में क्या डाउट है? हेलो साकिब उस्मानी, आवाज आ रही है? यस सर. जी, डाउट किसे था? यस सर. साकिब उस्मानी कुछ डाउट पूछ रहे थे आप? एक्सट्रीम पॉइंट में किसे डाउट था? सर एक्सट्रीम पॉइंट में एक चीज पूछनी थी. जी बताइए. सर वो उसमें लैम्डा की वैल्यू स्ट्रिक्टली 0 से 1 क्यों लेते हैं? उसमें लैम्डा की वैल्यू 0 से 1 इसलिए लेते हैं, एज आई टोल्ड यू, कि वी हैव अ रिजल्ट दैट एवरी बाउंड्री पॉइंट इज एक्सट्रीम पॉइंट, बट एवरी एक्सट्रीम पॉइंट नीड नॉट बी अ बाउंड्री पॉइंट, है ना? सो वी से दैट डेफिनेशन क्या थी? अ पॉइंट इज सेड टू बी एन एक्सट्रीम पॉइंट इफ देयर डज नॉट एग्जिस्ट एनी लाइन सेगमेंट कंटेनिंग द पॉइंट, है ना? ये डेफिनेशन बताई थी आपको. So that means you can say that if there does not exist any x such that x belongs to this line segment, lambda x1 plus 1 minus lambda x2, where lambda lying between 0 and 1. इसमें यहाँ पर स्ट्रिक्ट कंडीशन ले ली थी इन्होंने, है ना? तो सिर्फ इसलिए लिए है कि अगर मान लीजिए आपका कोई पॉइंट, अगर मान लीजिए आप कहेंगे साहब दिस इज द पॉइंट, ये आपका बाउंड्री पॉइंट है ना? तो इफ लैम्डा लाइन बिटवीन 0 to 1 अगर आपने क्लोज इंटरवल ले लिया, तो उस केस में क्या होगा कि ये जो पॉइंट है आपका बाउंड्री पॉइंट, अगर आपने क्लोज इंटरवल लिया तो एट द बाउंड्री सपोज यू हैव लैम्डा इज इक्वल टू 0, तो लैम्डा इज इक्वल टू 0 व्हाट विल हैपन? योर पॉइंट विल बिकम x इज इक्वल टू x2, है ना? so what will happen? So if x, suppose this is your point
x1 x2 है ना. तो boundary point will be what, extreme point will be what, this x1 or it may be this x2 if this is a line है ना, this is the line segment. मतलब अगर मैं एक ट्रायंगल बना दूं, चलो ज्यादा समझ में आएगा. तो ट्रायंगल के फॉर्म में आपके पास सपोज दिस इज योर x3, so this is the whole boundary and these are the extreme point. तो बाउंड्री में तो आपके पास यू कैन टेक क्लोज इंटरवल, क्योंकि बाउंड्री में क्या होगा, यू कैन टेक दिस पॉइंट, बट एट द एक्सट्रीम पॉइंट एट द वर्टिसेस if you are taking the close interval, so what will happen, sometime it may be, if it is a boundary point and extreme point then it's okay, but if it is not boundary point and only extreme point then this condition will not hold, है ना. नहीं समझ में आ रहा भाई? अगर आपने सर अगर हाँ बताइए. अगर इक्वल टू मतलब 0 इक्वल टू और इक्वल टू 1 लग रहा है, तो इसका मतलब हमको बीच वाले पॉइंट्स भी एक्सट्रीम पॉइंट मिल रहे हैं. हाँ अगर मतलब वो इक्वल टू हटा दे रहे हैं हम, तो वो बीच वाले पॉइंट्स नहीं आ रहे हैं हाँ एक्सट्रीम पॉइंट्स में. जी, है ना. मतलब देयर डज नॉट एग्जिस्ट एनी लाइन सेगमेंट, तो कोई लाइन सेगमेंट ऐसा एग्जिस्ट नहीं करेगा, डज नॉट एग्जिस्ट विच कंटेनिंग दिस एक्स, तो हम उसे कहेंगे कि आपका वो बाउंड्री पॉइंट है. ओके. वरना क्या होगा कि आपके पास ऐसा पॉइंट, अगर वो पॉइंट वाकई में आपके पास एक्सट्रीम पॉइंट हुआ और एग्जिस्ट कर दिया, है ना, ये कह रहा है डज नॉट एग्जिस्ट, तो ये वाला जो पॉइंट है, ये पॉइंट आपका एक्सट्रीम पॉइंट हो सकता है ना, जो क्या नाम है, जो बाउंड्री पॉइंट है. यहाँ कहना है डज नॉट एग्जिस्ट एनी लाइन सेगमेंट व्हिच इज कंटेनिंग दिस पॉइंट, तो डज नॉट एग्जिस्ट है, इसलिए हमारे पास यहाँ पर ये ओपन इंटरवल लगाया हमने. अगर यहाँ पर ओपन इंटरवल नहीं होगा और मान लीजिए आपके पास जो पॉइंट है वो पॉइंट आपका एक्सट्रीम पॉइंट हो गया और बाउंड्री पॉइंट भी है, तो हो सकता है कि वो बाउंड्री पॉइंट हो पर एक्सट्रीम पॉइंट ना हो, क्योंकि एवरी बाउंड्री एक्सट्रीम पॉइंट इज अ बाउंड्री, एवरी बाउंड्री पॉइंट क्या थी रिजल्ट, एवरी एक्सट्रीम पॉइंट इज अ बाउंड्री पॉइंट, है ना. बट ऑल बाउंड्री पॉइंट्स आर नॉट एक्सट्रीम. यानी कि कन्वर्स नीड नॉट ट्रू, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है. मैं सर्किल बताया, सर्किल में हर बाउंड्री पॉइंट आपका एक्सट्रीम पॉइंट है, लेकिन ट्रायंगल में ऐसा नहीं है. तो यहाँ पर क्या होगा कि अगर आपने क्लोज इंटरवल, यहाँ पर हम कहें देयर डज नॉट एग्जिस्ट एनी एक्स, तो वो पॉइंट एक्सट्रीम पॉइंट होगा आपका. इफ देयर डज नॉट एग्जिस्ट एनी एक्स सच दैट दिस, अगर आपने यहाँ पर क्लोज इंटरवल ले लिया तो क्या कहेंगे आप, कि देयर डज नॉट एग्जिस्ट एनी एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू दिस और लैम्डा 0 1. लेकिन मान लो आपके पास ये जो है एक पॉइंट है, ये है ना. अगर आप ये कहते हैं कि आपने कहा कि सर मैं अगर ओपन इंटरवल ले लूं तो क्या होगा, अब मान लो मैं आपका इस पॉइंट को, एक्सट्रीम पॉइंट को, ये बाउंड्री पॉइंट है ये, और ये बाउंड्री पॉइंट भी है, तो उस केस में क्या होगा, आप कहेंगे डज नॉट एग्जिस्ट एनी एक्स बिलोंग्स टू, लेकिन जैसे ही आपने लैम्डा 1 लिया, अगर मान लो यहाँ लैम्डा 0 ले लूं या लैम्डा 1 ले लूं मैं, लैम्डा 1 पे यहाँ पे क्या होगा बताइए, x इक्वल टू x1 आ जाएगा, है ना. लेकिन आप कहें डज नॉट एग्जिस्ट, लेकिन यहाँ पर एग्जिस्ट कर रहा है और वो आपका एक्सट्रीम पॉइंट भी है ना. यस सर. चीज में थोड़ा ये रिजल्ट आपका फेल हो रहा है फिर तो जब भी आपका जो पॉइंट है वो लाइन सेगमेंट के बिल्कुल लास्ट उस पे आ जाएगा, उस केस में ये चीज फेल हो जाएगी, इसलिए हम ओपन इंटरवल रखेंगे. ये एग्जांपल है ना, जैसे आपने कहा डज नॉट एग्जिस्ट सच दैट दिस, लेकिन यहाँ पर आपको ऐसा मिल जाएगा अगर मैंने क्लोज इंटरवल लिया कि जो आपके इसमें आ रहा होगा और ये आपके पास एक्सट्रीम पॉइंट हो रहा है यहाँ पे. यस सर. है ना. तो इसलिए यहाँ पर हमने ओपन इंटरवल लिया है. ठीक है. तो ये आपका एक थोड़ा सा डिफरेंस था ना. तो इस थ्योरम को ध्यान रखना है आपको इसके लिए. तो वन लास्ट डेफिनेशन वाज रिमेनिंग व्हिच आई वाज डिस्कसिंग, टाइम आउट हो गया था. सिंप्लेक्स है ना, एक डेफिनेशन में लिख रहा था, आपकी लास्ट डेफिनेशन थी, इट वाज अ सिंप्लेक्स. तो सिंप्लेक्स क्या था, अ सिंप्लेक्स in n dimension is a polytope कह लो या convex polyhedron भी कहते हैं ना, as I told you both the name are same, और convex polyhedron means collection of all
कॉन्वेक्स कॉम्बिनेशन ऑफ फाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स है ना, हैविंग exactly n plus 1 vertices, n plus 1 vertices. तो सिंप्लेक्स क्या है n डायमेंशन में, इज अ कॉन्वेक्स पॉलीहेड्रन हैविंग एग्जैक्टली n plus 1 vertices. मतलब कि अगर n डायमेंशन में है तो उसके पास वर्टिसेस जो होंगी उससे एक ज्यादा होंगी. मतलब क्या हुआ कि अगर मैं 1 डायमेंशन ले लूं, फॉर एग्जाम्पल a simplex in 1 dimension, in 1 dimension, is 1 dimensional space, जैसे R कह दूं, R में R1 या R, is a line segment, is a line segment. भाई आपके पास कोई R है 1 डायमेंशनल है ना, तो इसमें सिंप्लेक्स क्या होगा, any polytope convex polyhedron having n plus 1 vertices. तो if you are saying any point here है ना R में, तो सिंप्लेक्स क्या होगा, it will be having 2 vertices है ना, exactly 2 vertices. तो vertices क्या आएंगी कि you will be having 2 vertices. तो in 1 dimension it is a line segment, in 2 dimension क्या हो जाएगा बताइए, ट्रायंगल हो जाएगा. In 2 dimensions it is a triangle. It is a triangle. क्योंकि when you are taking 2 dimensions, suppose I am taking R2, so it will be having 3 vertices. तो 3 vertices आपने लिया है ना. अब और ये पॉलीहेड्रन, तो पॉलीहेड्रन का मतलब ये आप सारे लीनियर कॉम्बिनेशन ले लीजिए. तो इन 2 डायमेंशन इट इज अ ट्रायंगल. अब ऐसे आप लिख सकते हैं है ना, इन 3 डायमेंशन इट विल बी अ स्क्वायर है ना, एंड सो ऑन. इन 3 डायमेंशन it will be a rectangle या square. rectangle लिख रहा हूँ मैं. Square is a particular case of rectangle when all the sides are equal है ना. So it will increase one vertex. n dimension में आप क्या करें, n plus 1 vertices ले लें और सारे पॉसिबल कॉन्वेक्स कॉम्बिनेशन ले लें, तो जो फिगर बनेगी आपकी वो सिंप्लेक्स होगी. सर 3D में फिर क्वाड्रिलेटरल लिख सकते हैं ना, हैं 3D में फिर क्वाड्रिलेटरल लिख सकते हैं ना फिर. हाँ, क्वाड्रेटर भी लिख सकते हो, क्वाड्रेटर भी लिख सकते हो. 4 वर्टिसेस होने चाहिए. 4 डायमेंशन रेक्टेंगल लिख लीजिए, क्वाड्रिलेटर लिख लीजिए, हाँ, क्योंकि जब 4 वर्टिसेस लेंगे यहाँ क्वाड्रेटर लिख सकते हो. ज्वाइन करेंगे आप. सो दिस इज कॉल्ड अ सिंप्लेक्स. तो ये आपका लास्ट टॉपिक था एक चैप्टर का. नेक्स्ट चैप्टर वी हैव नाउ LPP सिंप्लेक्स मेथड. चैप्टर नंबर, दिस इज योर चैप्टर नंबर 4 है बुक में आपके, जो मैंने आपके स्कैन शेयर करा था. इट इज योर चैप्टर 4 LPP. इसमें वी हैव अनदर मेथड, सिंप्लेक्स मेथड. So if you remember, I told you graphical method, we can use graphical method for up to 2 variables, है ना. लेकिन simplex method, but the simplex method, it is applicable when you have more than 2 or 2 decision variables also. 2 पे भी लगा सकते हैं, लेकिन 2 के लिए graphical is more convenient. The procedure here will be also same. This method also provide you an algorithm. If you remember, in graphical method what was happening, we were moving from one vertex to another vertex for finding the optimum value. graphical method में क्या करते थे कि you got all the vertices है ना, आपको कोई region, you got some region like this है ना. So you suppose you got this region in the graphical method. So what we do, we move from one vertex to another vertex, then another to get the optimum value. वही तो करते थे हम, इसके पॉइंट मार्क कर लिया करते थे O, A, B, C, and then we check the value at all vertices, and which vertex value giving you the maximum value or minimum value depends on the problem is called the optimal solution. So simplex method is also same. Here it will give you an algorithm where we will be moving
from one vertex to another vertex, है ना? It will be not visible graphically because we will doing 3 and 4 variables. आपका R3 R4 की प्रॉब्लम होगी, लेकिन जो प्रोसीजर है वो एक्चुअली यही हो रहा होगा कि वी विल बी मूविंग फ्रॉम वन वर्टेक्स टू अनदर वर्टेक्स. So that is called simplex method. So you can write here, okay, when more than two decision variables are there, when more than two decision variables अब मोर देन टू, और टू में भी यूज कर सकते हैं ना, इट इज नॉट द थिंग कि टू में यूज नहीं कर सकते, मोर देन और इक्वल लिख सकते हो आप, लेकिन टू तक के लिए ग्राफिकल इज मोर कन्वीनियंट. लेकिन अगर एग्जामिनेशन में आपको दिया हुआ है कि सॉल्व बाय सिंप्लेक्स मेथड, तो चाहे वो टू की प्रॉब्लम हो चाहे थ्री की, यू विल हैव टू अप्लाई द सिंप्लेक्स मेथड. इफ इट इज नॉट गिवन and problem carrying two decision variables, you will always apply graphical method, remember, है ना? So it depends on the problem, लेकिन normally अगर given a method तो you have to apply that particular method, है ना? So here you can see that when more than two decision variables are given, we use this simplex method. ये बात मैं इधर लिख दे रहा हूँ. For two variables also we can use this method, but it is convenient to use graphical method for two variables unless until method is not mentioned, है ना? ये बात मैंने यहाँ लिख दी है, इसलिए रहा हूँ कि so many students they are not attending the class, they will be watching this, बाद में slides देखेंगे तो confusion नहीं होना चाहिए. So before this simplex method, we have some basic definitions, two definitions. First definition is, because these words definition I will be using when I will use the simplex सर method. पीछे कर दीजिए सर, थोड़ा लिखने तो दीजिए सर. अच्छा लिख रहे हैं आप, लीजिए लिखिए. तो आप बाद में स्लाइड्स देख के लिख सकते हो अगर आप चाहो. इस शॉर्ट में थोड़ा आपने उसके लिए लिख लीजिए, मैंने थोड़ा बड़ा लिख दिया. यू कैन राइट कि दिस मेथड यू कैन यूज एनी टाइम बिकॉज इट इज द मोर जनरल मेथड. सिंप्लेक्स मेथड इज जनरल मेथड एक्चुअली, तो वो आपके कन्वीनियंस के हिसाब से आप इस्तेमाल कर सकते हैं. So next thing is, okay भाई दयान, जी सर. चलो. So next definition we have basic solution. No, basic solution. These are the terminology which will be used. We will be using in simplex method or in LPP. Basic solution. So what is the basic solution? Suppose you have a system of linear equations, है ना? क्योंकि आपने देखा कि when you are solving some LPP, the constants we considered as a system of equations, है ना? Constants को हम क्या करते हैं? By using select surplus variables, we reduce inequalities into equations. So ultimately, you are solving your system of linear equations. So it means system of linear equations को हम मैट्रिक्स फॉर्म में भी लिख सकते हैं, ax is equal to b फॉर्म में. अगर मैं constants वाला पार्ट ले लूं तो that part can be written as ax is equal to b. So suppose for a given system, given a system of, suppose I am taking
m linear equations, m simultaneous linear equations, m simultaneous linear equations, and you have n unknowns. In n unknowns, and I am assuming कि your number of equations are always less than number of unknowns. समझ में आई बात? Suppose you have 3 equations and 4 unknowns. इस टाइप की प्रॉब्लम हो सकती है. So you have a system of m equations and n unknowns. So you know that this system can be written as, है ना, इसको अगर मैं या तो मैं इक्वेशन में लिखूं या मैट्रिक्स फॉर्म में अगर लिखूंगा तो हाउ आई कैन राइट a will be a matrix of m cross n, है ना, x will be a matrix of n cross 1 is equal to b m cross 1. ऐसे तो लिखेंगे आप ax is equal to b. For a moment suppose you have m is equal to 2, n is equal to 3. So you will be writing how you will write a11 x1 plus a12 x2 plus a13 x3 is equal to some मान लीजिए 2, for example, है ना. In particular I am letting for example, just explain. And then similarly a21 x1 plus a22 x2 plus a23 x3 is equal to suppose 4. तो ये आपके पास क्या इक्वेशन है? 3 अननोन्स है, 2 इक्वेशंस है. तो जब आप इसको इफ यू विल राइट इन मैट्रिक्स फॉर्म, तो मैट्रिक्स फॉर्म में आप कैसे लिखेंगे? देखो तो आपके पास ये जो है ये तो रो बनेगी मैट्रिक्स की 2, कॉलम्स कितने बनेंगे 3. अगर आप इसकी इफ यू वांट टू राइट इट्स मैट्रिक्स कोएफिशिएंट मैट्रिक्स विल बी व्हाट यू नो a11 a12 a13 a21 a22 a23 ये तो लिखते हो. तो a विल बी अ मैट्रिक्स ऑफ m क्रॉस n, नंबर ऑफ रोज m, नंबर ऑफ कॉलम्स, जो अननोन्स होंगे दे विल गिव यू नंबर ऑफ कॉलम्स. ओके. और x कैसे लिखेंगे हम? जो आपके वेक्टर होंगे अगर आपको फॉर्म में लिखना है तो यू विल हैव टू राइट x एज अ कॉलम मैट्रिक्स x1 x2 x3. you will have to write a column matrix 3 cross 1, 3 rows and 1 column. और ax is equal to b, तो b को भी हम कैसे लिखेंगे? कॉलम में 2, 4. जब आप इसको सॉल्व करेंगे बाय मैट्रिक्स प्रोडक्ट इट विल गिव यू द सेम थिंग. तो इसे मैं मैट्रिक्स फॉर्म में ऐसे लिख सकता हूँ. इसको चाहे तो आप x को कैपिटल x लिख लीजिए, चाहे तो वेयर x इज योर अननोन. x जो है आपका क्या है? इट इज योर अननोन्स x1 x2 एंड सो ऑन. और हम n क्रॉस 1 में लिखते हैं इसे, इसको आप इस फॉर्म में लिख सकते हैं. समझ में आ गई बात? तो दिस इज अ सिस्टम ऑफ इक्वेशंस आई कैन राइट इन दिस फॉर्म ax इज इक्वल टू b. यस, क्लियर है? ये आपने पढ़ा होगा लीनियर अलजेब्रा में, जब आप लीनियर अलजेब्रा की प्रॉब्लम्स करते थे वेक्टर कैलकुलस में हमने इसे पढ़ा है ना. वेक्टर कैलकुलस में हमने जो लास्ट यूनिट थी उसमें ये ऐसे ही कराते थे. ये आपका x है n क्रॉस 1 का मैट्रिक्स, ये एग्जांपल दिया है मैंने. सो सपोज यू हैव अ सिस्टम ऑफ m लीनियर इक्वेशन a x is equal to b. a is a m cross n matrix. Now let b be any m cross m सब मैट्रिक्स, है ना. अच्छा, यहाँ पर a की हमारे पास एक चीज और है. वी आर अज्यूमिंग दैट a इज ऑफ रैंक m, है ना. यहाँ पर हमने ये और अज्यूम किया हुआ है वेयर a हैज रैंक m. देखो रैंक क्या होती है आपकी, यू नो व्हाट इज रैंक? बताइए जरा. रैंक पढ़ा होगा आपने, रिकॉल करो अगर किसी को याद है तो. व्हाट इज रैंक? If you have a matrix, how to find its rank? Linear algebra, vector, linear algebra, matrix analysis. Sir, number of linear independent columns. और rows, एक ही बात है ना. Number, yes, हाँ. लेकिन कब? You have to reduce your matrix into echelon form. एक echelon form थी, है ना. echelon form में जो आपकी
नंबर ऑफ LI या इकोलॉन फॉर्म में अगर आ गए तो आपकी जो नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज होती हैं वही रैंक हो जाती है ना। यू रिड्यूस द मैट्रिक्स इनटू इकोलॉन फॉर्म और आपके पास जो नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज होंगे दैट विल गिव यू द रैंक। सर लीनियर इंडिपेंडेंट तो नहीं करना पड़ता इक्विवेलेंट फॉर्म के लिए? सर लीनियर इंडिपेंडेंट कॉलम वेक्टर्स के लिए तो इक्विवेलेंट फॉर्म में नहीं करना पड़ता है। लेकिन चेक कैसे करोगे? लिए LI में चेक करने का तरीका आसान ये है कि उसे रो रिड्यूस फॉर्म में कन्वर्ट कर दो, है ना। ओके सर। हाँ, तो वो इजी बैठेगा आपके पास, वरना यू हैव टू चेक कि वेदर कॉलम या रो आर LI और नॉट, यस सर। है ना। और एक तरीका ये भी होता है कि यू जस्ट फाइंड डिटरमिनेंट, जो आपका नॉन जीरो डिटरमिनेंट आएगा, है ना। अगर हम डिटरमिनेंट लें स्क्वायर लेके तो उसमें जो नॉन जीरो आपके पास वैल्यू आ जाती है फॉर अ स्क्वायर मैट्रिक्स है, लेकिन वो चीज कि यू हैव अ स्क्वायर मैट्रिक्स फाइंड इट डिटरमिनेंट, सपोज यू हैव 3 by 3 स्क्वायर मैट्रिक्स, इफ इट्स डिटरमिनेंट इज नॉट जीरो इट्स रैंक विल बी 3। ओके, अगर नहीं आ रहा है तो यू विल हैव टू टेक 2 by 2 सब मैट्रिक्स। सब मैट्रिक्स क्या होती है? जैसे ये आपके पास 3 by 2, इसकी सब मैट्रिक्स क्या हो गई? जस्ट लीव वन कॉलम। तो अगर मैं सिर्फ A11 A12 A21 A22 इफ आई एम टेकिंग ओनली दिस it will call a sub matrix of order 2 cross 2। okay, जैसे मैंने कहा let B Yes, be sir. any M cross M sub matrix, तो in this case M cross M कितना हो जाएगा आपके पास? 2 cross 2। so here if you see Yes, sir. how many 2 cross 2 sub matrices are there? One, take first 2 Three. columns, take second 2 columns, take first and 3, है ना। और you can say 3C2, number of ways are how much? 3C2, 3 है और आपको 2 लेना है, तो कितने हुए ये? 3। तो एनी 3 क्रॉस ये 2 क्रॉस 3 मैट्रिक्स कैरिंग 3 सब मैट्रिसेस M क्रॉस M की, है ना एग्जांपल पे। तो सपोज B इज एनी M क्रॉस M सब मैट्रिक्स। इज इट क्लियर? B हमने कोई सब मैट्रिक्स ले ली है, Yes. देन हाँ, तो सब मैट्रिक्स कितनी पॉसिबल है वो डिपेंड करेगा व्हाट इज द वैल्यू ऑफ n, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ m, इस पर डिपेंड करेगा। दिस इज द फॉर्मूला NCM। इन जनरल NCM is the formula for finding all possible submatrices. So then a solution obtained by, देखो यू नो के व्हेन यू हैव लेस नंबर ऑफ इक्वेशन, तो यहाँ पर आप इसका यूनिक सॉल्यूशन नहीं निकाल सकते, है ना। यू कैन नॉट फाइंड अ यूनिक सॉल्यूशन हियर। Yes, sir. सम फ्री वेरिएबल विल बी कमिंग। जैसे हमें x3 फ्री वेरिएबल मतलब क्या हुआ कि यू हैव टू एज्यूम वन वेरिएबल, सम यू हैव टू गिव सम वैल्यू। जैसे मैं x3 को यहाँ पर 1 दे दूं तो आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, फिर यूनिक सॉल्यूशन की पॉसिबिलिटी है, उसका तरीका हम चेक करते हैं बाय क्रैमर्स रूल। तो दस आर सॉल्यूशन ऑब्टेन्ड बाय पुटिंग n minus m वेरिएबल्स। जैसे यहाँ पे 3 minus 2 तो 1 वेरिएबल बचा है ना। n minus m वेरिएबल्स not associated with the columns of B, with the columns of B equal to 0, equal to 0, है ना। then a solution obtained by putting n minus m variables, कौन से variables? not associated with the columns of B equal to 0। मतलब जैसे आपने मान लीजिए B मैट्रिक्स ये ले ली, तो किसको 0 पुट करेंगे आप? फिर इससे एसोसिएटेड जो वेक्टर होगा, है ना। इफ यू आर टेकिंग सपोज B एज अ 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स दिस, तो यू विल पुट, अब n minus m मींस यहाँ पर यू हैव 3 minus 2 1, so which variable will be putting equal to 0, which is associated with the remaining column, that means x3। okay, so thus a solution obtained by putting n minus m variables not associated with the columns of B equal to 0 is called a basic solution of the to the given system, to the
गिवन सिस्टम। ठीक है, तो ये डेफिनेशन है भाई, whenever you having m, whenever you are having an unknown m equations, you will be having this type of system equation and you want to solve the system equation. So what you will do, you will have to consider B any m cross m submatrix and then just put n minus m variables, है ना, like here 3 minus 2 1, and not associated with the columns of B equal to 0, and then solve the system equation. So when you will be solving the system equation, it is called a basic solution. Okay. तो जैसे अगर आपसे मैं if I am writing only one equation मान लीजिए 2x plus 3y is equal to 4 and I want to say solve this equation, कैसे solve करोगे इसको बताओ, how to solve this equation? एक वैल्यू पुट कर देंगे y की कोई। हाँ, X की आपको value you निकाल have to consider some value of y by yourself, otherwise I cannot solve this, है ना, you have to put suppose sir. y is equal to 0, then you will get x is equal to 2, है ना। तो इसमें यही है कि तो इट मींस व्हाट कि here suppose you have this is a matrix one row and two unknowns 1 by 2, तो किसी आपको या तो आप y0 पुट कर सकते हैं या अगर आपने x0 पुट किया तो आपके पास y की वैल्यू आ जाएगी 4 by 3, है ना। So when you are putting one variable 0, rest value is coming, so this is called basic solution, ये जो आ रहा है निकल के। अभी हम किसको 0 पुट करेंगे, ये मैंने क्या बताया, how to which element will be 0, it will be deciding on the sub matrix के which sub matrix you are taking, and in fact it will be having infinite many solutions. यहाँ पे तो हम y0 पुट कर रहे हैं लेकिन आप y को you can put any free value, so it will give you infinite values. y को I take 1 2 minus 1 1 by 2, लेकिन here for finding basic solution in particular always I will put this variable to 0 and then solve the system. Okay. So one more definition, I will take one problem on this. After this, degenerate solution. Degenerate solution. Degenerate solution. अच्छा इसमें हाँ one more thing before this, कि जब आप put तो you here you will be getting some variables. तो if you see there are two type of variables. कौन से variables है? One variable is which is coming in the submatrix and one variable which is you are putting 0, है ना। तो जिन variables को आप 0 put कर रहे हैं वो variable कहलाते हैं non basic. You can write here the m variables which are associated with submatrix, है ना, the m variables are called basic variables, are called basic variables. And the m cross m non-singular submatrix B is called basis matrix. basis matrix इसका नाम जो हम सब मैट्रिक्स चूज करेंगे basis matrix. ओके और जिन्हें हम 0 पुट कर रहे हैं, the variable which we are putting 0 is called the variables. कौन से वेरिएबल्स होंगे, ये n माइनस m नंबर में होंगे ना, which are n माइनस m, which we are equating to 0 called non-basic variables, called non-basic variables. Okay, these called non-basic variables. So degenerate solution, I am rewriting definition here now. Take this definition here now. Degenerate solutions. Degenerate solution. A basic solution to the system
is called degenerate. If one or more basic variables come to be 0, है ना? देखो whenever you are solving the system equations, तो all the non basic variables you will be putting 0 and then you are solving. अब solve करने में अगर आपका basic solution, if the basic variable is also coming 0, then we say the solution is degenerate, है ना? For example, here I have taken one equation, ये जो ली थी, I was taking 2x plus 3y. So here if you are putting y is equal to 0, suppose y is equal to 0, it is your non basic variables. But now what is the value of x is coming? X is coming 2. So it is 0, non-zero. It is non-zero. है ना? Non-zero. So this solution is not degenerate. It is non-degenerate. It is non-degenerate. Degenerate कब होगा? When one or more basic variables coming 0. जैसे for example इस इक्वेशन में अगर I am taking 2x plus 3y is equal to 0. Now if we are putting x is equal to 0, it is your non-basic variable. So what is the basic variable? It is also coming 0. So now this solution is a degenerate solution. Is it clear? क्यों भाई? Sir, if we get some value of y other than 0, हाँ, then it is called non-degenerate, है ना?